लोग? आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं, सेफ हैं और पढ़ते जरूर होंगे। मैं आपका अपना ऋषभ उपाध्याय आपके अपने चैनल फिजिक्स ज्ञान से लेके आ गया हूँ लेक्चर नंबर 3, जो है आपका A1 सीरीज पे। इस A1 सीरीज को हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स वॉल्यूम फर्स्ट के लिए स्टार्ट किया है, जहाँ पे हम लोग एकेडमिक के साथ साथ कंपटीशन भी देखेंगे। तो चलो जल्दी से कॉपी और पेन निकाल लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग नॉलेज भी लेते हैं, नोट्स भी प्रिपेयर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन और लेक्चर से पहले मैं आपको देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स अगर स्टडी मटेरियल्स चाहते हैं, उन स्टूडेंटों के लिए हम लोगों ने एक बैच स्टार्ट किया है, जो बैच एक्चुअल में व्हाट्सएप पे ग्रुप के थ्रू में बनाया गया है, जिसमें आप घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी मटेरियल्स ले सकते हैं। जिस स्टडी मटेरियल्स में हम लोग आपको कुछ इंपॉर्टेंट्स बुक्स प्रोवाइड करेंगे, कुछ असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ मंथली टेस्ट भी लेंगे। चलिए जल्दी से उसमें ज्वाइन होइए। अगर आप चाहते हैं कि स्टडी मटेरियल आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच सके, तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करिए और हमसे कनेक्ट हो जाइए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका लेक्चर नंबर 3, जो बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट होता है, जो है आपका डायमेंशन। स्टूडेंट्स, जो डायमेंशन है एक्चुअल में बुक्स आपका कहता है ये कि एक्चुअल में डायमेंशन है एक्सपोनेंशियल पावर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का। ये हर बुक्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछे कि डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को क्रिएट करने का रीजन क्या था, तो उसका रीजन कहीं ना कहीं आपको सिस्टम ऑफ यूनिट से मिलेगा। कैसे मिलेगा? थोड़ा सा एक छोटा सा पॉइंट सिस्टम ऑफ यूनिट को भी देख लेते हैं, क्योंकि आपने मेरा लेक्चर नंबर 2 अगर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको ये बोला था कि यूनिट के बारे में इंफॉर्मेशन लेक्चर नंबर 2 में कंप्लीट तो हो रही है, लेकिन एक छोटा सा पोर्शन सिस्टम ऑफ यूनिट जो लेक्चर नंबर 3 में हम आपको बताएंगे। तो चलिए छोटी सी जो कॉन्सेप्ट है सिस्टम ऑफ यूनिट को पहले उसको खत्म करते हैं, फिर डायमेंशन को भी समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स, जो सिस्टम ऑफ यूनिट है एक्चुअल में है क्या, ध्यान से समझना। हर बुक्स में आपको ये मिलेगा और ये देखते हुए मिलेगा कि इसमें आप लोग पढ़ोगे कुछ अलग टाइप का यूनिट। जो अलग टाइप का यूनिट होगा अलग अलग जगहों के लिए बना होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलूँ तो MKS यूनिट सिस्टम, CGS यूनिट सिस्टम, FPS यूनिट सिस्टम, ऐसे भी और भी यूनिट सिस्टम बने थे। देखिए, ये हमारा जो वर्ल्ड है वो काफ़ी बड़ा है, और इस वर्ल्ड में हम लोग जब फिजिक्स में मेजरमेंट करना स्टार्ट किए तो उसमें हम लोगों ने अलग अलग तरीके को अपनाया। जैसे कि इंडियन की अगर बात करें तो आज भी इंडियन में जैसे कि जो मास मेज़र किया जाता है वो मास टर्न्स में मेज़र किया जाता है। एक लोकल लैंग्वेज अगर गांव की लैंग्वेज यूज़ करें तो वहाँ गांव के लैंग्वेज में मास को धरा में मेजर करते हैं। धरा एक यूनिट हो जाती है विलेजेस के लिए। वहाँ पे किलो वगैरह तो मानते ही हैं, लेकिन एक छोटा सा अपना एक अलग यूनिट उन्होंने क्रिएट किया है, धरा। इसको अगर आप नहीं जानते हो तो इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनली अडॉप्टेड नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने आपको ये बोला कि वर्ल्ड बहुत बड़ा है और इस वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे अलग अलग ह्यूमंस ने अलग अलग अपना तरीका मासेस को, लेंथ्स को, टाइम को और भी जो भी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उसको मेज़र करने का निकाला। उसको देखते हुए खास जो कुछ सिस्टम क्रिएट हुए थे वर्ल्ड के, उस सिस्टम को आज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे कि पहला जो सिस्टम है वो है आपका MKS सिस्टम, दूसरा सिस्टम जो है आपका CGS सिस्टम, तीसरा सिस्टम जो है आपका FPS सिस्टम। इस CGS सिस्टम को हम लोग ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, लेकिन पहले है क्या, पहले ये जान लो। CGS सिस्टम में हम लोग मेजर तो करेंगे वही फंडामेंटल फैक्टर्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज, मतलब
फंडामेंटल क्वांटिटीज आप जानते हो, मास, लेंथ और टाइम, हम लोग इसी को मेजर करेंगे। लेकिन इसमें जो मास हम लोग मेजर करेंगे उसकी जो यूनिट होगी वो हम लोग हमेशा लेंगे केजी। लेंथ की जो यूनिट होगी हम लोग हमेशा लेंगे मीटर, और टाइम की जो यूनिट होगी हम लोग हमेशा लेंगे सेकंड। तो आप देख रहे हो जो ये एमकेएस का जो लेटर्स है वो स्टैंड हो रहे हैं उसके जरिए दिए गए जो यूनिट्स पे, जैसे कि एम स्टैंड हो रहे हैं किस पर, मीटर पे, के स्टैंड हो रहे हैं आपके किलोग्राम पे, और एस स्टैंड हो रहे हैं आपके सेकंड पे। इट सेंस कि एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम में हम लोग मास, लेंथ और टाइम, जो कि हमारा एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इस मास, लेंथ और टाइम को अगर हम लोग केजी में, मीटर में और सेकंड में मेजर करते हैं तो उस सिस्टम को हम लोग बोलेंगे एमकेएस सिस्टम। सिंपल सा है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके आगे चलो, सीजीएस सिस्टम में, जैसे कि सीजीएस सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम में हम लोग मेजर तो अपने फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही करते हैं, मतलब ये कि हम लोग मेजर तो करेंगे मास, लेंथ और टाइम को ही, लेकिन उसकी यूनिट चेंज कर देंगे। उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अब उसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। आसान है ना यार, आया ना यार, आई थिंक आया, नहीं आया, सिंपल सा फैक्टर है, फिर से देख लो। सीजीएस सिस्टम आपका ऐसा सिस्टम है कि जिस सिस्टम में हम लोग मास को, लेंथ को, टाइम को एक अलग यूनिट में मेजर करते हैं, जो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो ये आपका जिस सिस्टम में अगर आप मास को इस तरीके से मेजर करोगे, लेंथ को इस तरीके से मेजर करोगे और टाइम को इस तरीके से मेजर करोगे, तो उस सिस्टम को हम लोग क्या बोल देंगे, सीजीएस सिस्टम। अब हमारा बचता है एफपीएस सिस्टम। बहुत सिंपल सा है, एफ स्टैंड फॉर फुट। फुट आई थिंक आप जानते हो, फुट मतलब पैर। पी पाउंड, पी जो है यहाँ पे वो स्टैंड हो रहा है किसके लिए, पाउंड्स के लिए। पाउंड इज अ सिंपल वेट मेजरिंग यूनिट फॉर व्हाट, किसके लिए, मतलब कि ये जो सिस्टम में पी क्रिएट हुआ, वो पी जो है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, पाउंड नहीं, आप भूल जाओगे। पाउंड जो है वो पाउंड क्या है, पाउंड एक्चुअल में मास का एक यूनिट है। जैसा यूनिट आपका ग्राम है, जैसा यूनिट आपका केजी है। जैसे कि आपका अगर बर्थडे पड़ता है, बर्थ डेट पे आप क्या जाते हो, आप क्या लेने जाते हो, केक लेने जाते हो। तो जो केक लेने जाते हो वो किस में होता है, किलो में तो बोलते ही हो, लेकिन एक उसका जो क्या बोलते हैं सिस्टम है मेजरिंग का, वो किस में आता है, पाउंड में आता है। तो मतलब ये कि पाउंड एक तरीके की यूनिट है, किसकी यूनिट है, मास को मेजर करने की। चलो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। सेकंड जो है वो एस जो है वो सेकंड पे स्टैंड कर रहा है, ये सब तो छोटी छोटी बात है। ये सिस्टम जो एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट, इसी सिस्टम को देखते हुए जब अलग अलग वर्ल्ड में अलग अलग सिस्टम फॉलो होने लगे तो एक कॉन्फ्रेंस क्रिएट हुआ, एक बैठक बैठाई गई, जिसमें ये कहा गया कि यार ये तो एक सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि कई जगहों पे कई लोग एमकेएस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और कई जगहों पे कई लोग सीजीएस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और कई जगहों पे एफपीएस सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो इसको देखते हुए, इस सीरियस प्रॉब्लम को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगर लड़ाई को रोकना है तो एक फॉलो करना पड़ेगा इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब ये दोनों, ये तीनों, ये चारों जितने भी सिस्टम थे वो आपस में क्या करने लगे, लड़ने लगे कि मेरा सुपीरियर, मेरा सुपीरियर, मेरा सुपीरियर। तो एक पूरा कॉन्फ्रेंस ने, मतलब कि एक बैठक जो बैठाई गई थी, उस बैठक ने सिंपल सा फंडा बोला कि बंद करो लड़ाई, अब हम निकालेंगे एक इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो सिस्टम पूरे वर्ल्ड में एक जैसा फॉलो होगा, सबको उसको फॉलो करना पड़ेगा, ना ही कोई सीजीएस, ना ही कोई एफपीएस, ना ही कोई और केवल कौन, एसआई। एसआई में आप जो एसआई है ये यूनिट नहीं स्टैंड कर रहा है, एक्चुअल में ये आपको स्टैंड कर रहा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जो यूनिट टोटली जानते हैं किस पर स्टैंड करता है, जो यूनिट टोटली स्टैंड करता है एमकेएस सिस्टम पे।
यस, जो यूनिट टोटली डिपेंड करता है एमकेएस सिस्टम पे। एमकेएस सिस्टम एक्चुअल में आप जानते हो कि मास को हम लोग किस में मेजर करेंगे, केजी में, लेंथ को हम लोग किस में मेजर करेंगे, मीटर में, टाइम को किस में मेजर करेंगे हम लोग, सेकंड में। इसी सिस्टम को उस बैठक ने क्या बोला कि ये कहीं ना कहीं सुपीरियर है, ना ही बहुत ज्यादा बड़ा इसमें यूनिट है और ना ही बहुत ज्यादा छोटा यूनिट है, ये एक परफेक्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग है। तो इसी परफेक्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग को एक्सेप्ट कर लिया गया इंटरनेशनली और वो सिस्टम एमकेएस से चेंज होके जाना जाने लगा किससे, एसआई सिस्टम से, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर हुआ? छोटा सा फंडा था, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट ही छोटा सा। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं अपना अगला पॉइंट। स्टूडेंट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स अगर आप अच्छे से समझ गए हो, क्योंकि आप आई थिंक समझोगे, तो मैंने आपको एक चार्ट प्रीवियस लेक्चर में बना के दिखाया था। वो चार्ट था फिजिकल क्वांटिटी का। घबराओ नहीं, डायमेंशन पे पहुंच है, घबराना नहीं। वो फिजिकल क्वांटिटी का चार्ट था, जिस फिजिकल क्वांटिटी का मैं यहाँ पे शॉर्ट में उसको क्रिएट कर दे रहा हूँ। आपको वीडियो ओपन करने की अभी प्रेजेंट टाइम में आवश्यकता नहीं है, वीडियो के लास्ट में जाके जब वीडियो खत्म हो जाता है ये वाला, तब जाके देख लेना। अभी एक मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स की तरह वो चार्ट यहाँ क्रिएट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी, और ये आपको बताया था मैंने डेराइव्ड क्वांटिटी, और ये था आपका क्या, बोल दो ना यार, नहीं बोलना चाहते हो, सब बोलेंगे सुनाई नहीं देगा, हम जानते हैं। ये था आपका सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हमने आपको बता दिया था। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी को हमने आपको वहां पे एक इंफॉर्मेशन ये दी थी इसके बारे में कि ऐसी क्वांटिटी जो क्वांटिटी आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलके बनेंगी। मतलब ये कि डेराइव्ड क्वांटिटी एक्चुअल में नाम ही सब कुछ बता रहा है। सेंस कि डेराइव का सेंस ये निकलता है कि किसी न किसी चीज से उसको निकालना, उसको बनाना। तो यहां पे जो क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनेगी उसी क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। बहुत से ऐसे एग्जांपल मैंने वही बताया था कि इसको हम लोग गिन नहीं सकते, इसमें आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को देख सकते हो। यस, हम डेली एक नया फिजिकल क्वांटिटी को बना सकते हैं अगर हम एक्सपेरिमेंट करते रहे। सिंस अगर हम नई चीजों को जानते रहे, नई चीजों को बनाते रहे, नई लॉस को क्रिएट करते रहे, नए फॉर्मूलास को क्रिएट करते रहे, तो उसके बेसिस पे हम लोग ढेर सारी फिजिकल क्वांटिटीज को जो कि डिराइव्ड होगी उसको बना सकते हैं। और डेफिनेशन क्या है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी को, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से क्रिएट होगी। तो चलो सीधे चलते हैं, एग्जांपल इसको बता देते हैं आपको। जैसे कि एरिया, एरिया आप जानते हो, एरिया क्या है आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ। यहां पे जो लेंथ है वो भी आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, और जो ब्रीथ है ये भी एक टाइप का लेंथ ही है। मतलब ये भी आपका एक फंडामेंटल, मतलब लेंथ के दो कंपोनेंट के साथ अगर जो कंपोनेंट आपको मिलता है वो क्या हुआ, देखो यहाँ पे दो फंडामेंटल क्वांटिटी अलग अलग तो नहीं है, लेकिन दो वे में है, टू वेज में है। टू वेज में फंडामेंटल क्वांटिटीज में टू वेज में होने की वजह से जब ये ज्वाइंट हुई तो इसने क्रिएट किया एक फंडामेंटल, एक डिराइव क्वांटिटी। जो डिराइव क्वांटिटी कौन हुआ, एरिया। अगर हम इसका यूनिट देखते हैं तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रीथ का भी यूनिट मीटर, सेंस क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ये यूनिट हो गया किसका, एरिया का। अभी इसी से मैं आपको डायमेंशन बताऊंगा, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना, बहुत आसान है। डायमेंशन की डेफिनेशन मैं आपको लिखवाऊंगा भी, बहुत आसान है, देखते रहो तो बहुत मजा आएगा भी। चलो, तो ये एरिया एक एग्जांपल मैंने डेराइव फिजिकल क्वांटिटी की। ऐसे ही डेराइव फिजिकल क्वांटिटी बहुत ढेर सारी है। वेलोसिटी है, फोर्स है, एनर्जी है, मोमेंटम है, पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। दुनिया की कोई भी एनर्जी होगा सब आपका एक ही एनर्जी के फॉर्म में उसको हम यहाँ पे रैशनलाइज करेंगे। इस चीज को हम आगे बताएंगे, घबराओ। अब देखो आगे हमने आपको ये बोला कि ये सभी आपकी क्वांटिटी क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज है। अब एक व्यू देखो, जैसे कि एक मैं एग्जांपल आपके सामने लेता हूं। वो एग्जांपल मैं आपको लेता हूं फोर्स का, मास इनटू एक्सेलेरेशन। ये मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। एक्सेलेरेशन क्या है, क्या फंडामेंटल है, नहीं, ये खुद एक डिराइव क्वांटिटी है। मतलब एक्सेलेरेशन डिराइव क्वांटिटी है। किसमें एक्सेलेरेशन को हम डिराइव कर सकते हैं, मतलब कि इसको किससे बनाया हमने, इसको बनाया हमने लेंथ से,
साथ ही साथ टाइम से। अगर लेंथ और टाइम इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला याद कर लो, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब ये टाइम तो फंडामेंटल हो गया मेरा, लेकिन जो ये वेलोसिटी है वो अभी भी डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी को, डिराइव्ड क्वांटिटी को अगर हम फंडामेंटल में बदलना चाहें तो कैसे बदल देंगे बाबा? वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी फंडामेंटल है और जो टाइम है ये भी फंडामेंटल है। इट सेंस देख रहे हो ये जो फोर्स फंडामेंटल डिराइव क्वांटिटी था वो किससे मिलके बना? फंडामेंटल क्वांटिटी से ही मिलके बना। मतलब दुनिया का कोई भी डिराइव क्वांटिटी होगा वो किससे मिलके बनेगा? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही मिलके बनेगा। स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा अभी बेसिक इसलिए लेके चल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हमको ज्वाइन किए हैं जो स्टूडेंट्स क्लासरूम प्रोग्राम से भी बिलोंग करते हैं। इट सेंस वो स्टूडेंट्स अभी क्लास 11th में नए नए भी आए हैं। जो स्टूडेंट्स इन सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं थोड़ा सा सब्र रखिए, उनके लिए भी मैंने कुछ खास रखा है। जी हाँ, मुझे सबको लेके चलना है तो प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रखिए, आपको फुल कंटेंट और जैसा आप चाहते हो वैसा ही मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। चलो, तो ये था आपका डिराइव क्वांटिटी का एक पॉइंट ऑफ व्यू। मेन कंक्लूजन क्या निकलता है? मेन कंक्लूजन ये निकलता है कि डिराइव क्वांटिटी आपका दुनिया का कोई भी क्वांटिटी हो वो फंडामेंटल से ही डिराइव किया जाएगा, उसके लिए कोई और क्वांटिटी नहीं आएगी, मतलब कोई और फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं। और दुनिया में आप जानते ही हो कि केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी ही एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा कोई और फंडामेंटल क्वांटिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। यू बेटर नो दैट। चलो आगे चलते हैं। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसको मैंने आपको बताया था, कहीं ना कहीं ये आपके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हल्का सा नया कॉन्सेप्ट है। वाकई में स्टूडेंट इसको पढ़ते नहीं हैं क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आता, और मेरे जो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, अभी आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है, क्लास 12th में जब आप गॉस पढ़ोगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ोगे और इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे और भी कॉन्सेप्ट जो पढ़ने स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेंगे सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल। जी हाँ, मतलब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होते हैं 2, जो कि पहला होता है आपका प्लेन एंगल और दूसरा आपका होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री में बोल रहा हूं, दूसरा आपका होता है आपका, पहला आपका हो गया प्लेन एंगल और दूसरा हो गया आपका सॉलिड एंगल। ध्यान दीजिएगा, मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। प्लेन एंगल आपका होता है क्या एक्चुअल में? देखो, सपोज करो कि ये है कोई पार्टिकल का पाथ, जिस पार्टिकल के पाथ में पोजीशन ए से पोजीशन बी पे वो पार्टिकल गया है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया? वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वर्ड अगर अभी आप नहीं समझते हो तो शॉर्ट फॉर्म में ये समझो कि पोजीशन ए से पोजीशन बी पे अगर कोई पॉइंट गया तो वो एक कवर किया एंगल जो कि है थीटा, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक, इसको हम कॉन्सेप्ट में बोलते हैं आर्क। आप जानते हो क्लास 10th आर्क, जो कि हम एल से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका रेडियस का है। अब ये आर, थीटा, एल ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं एक इक्वेशन से। वो इक्वेशन क्या होता है मैं आपके सामने लिख देता हूँ। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये होता है वो फॉर्मूला। थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है आप जानते हो, द कर्व्ड पाथ, एंड रेडियस क्या है, सेंटर पॉइंट, मतलब ओ, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। सर यहाँ पे जो पाथ हम लोग लिए हैं वो एक क्या सर्कुलर पाथ का? जी हाँ, वो एक सर्कुलर पोर्शन का पार्ट है। क्लियर हुआ? अब ये प्लेन एंगल आपका जो कि यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट किया गया है, उसका फॉर्मूला हमने आर्क अपॉन आर लगाया। इसका यूनिट भी होता है, इसके यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहे हैं हम, इस फिगर को इरेज करते हैं, यहाँ बगल में हम इसको यूनिट रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसका यूनिट होता है आपका रेडियन। रेडियन यूनिट होता है प्लेन एंगल। अब आता है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का यूनिट अगर हम पहले बात कर ले तो इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठीक। और इसका फॉर्मूला
गामा से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब एक सिंबल है, एक शॉर्ट फॉर्म में इसको ओमेगा भी अभी कुछ लोग बोलेंगे, क्लास 12 में जो पढ़ ले होंगे तो इसको ओमेगा भी बोलते हैं। तो ये जो है सिंबल है आपका सॉलिड एंगल का। अब सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला निकलता है वो फॉर्मूला और फिगर दोनों मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वो दोनों आपको फिगर से दिखा दे रहा हूँ, एक फोटो से दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए आपके सामने एक फोटो है, जो फोटो आपको स्टेरेडियन मतलब सॉलिड एंगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब आपको समझ में आया हो कि इस फोटो को मैंने ड्रॉ क्यों नहीं किया, क्योंकि ये फोटो है आपका 3 डायमेंशन में, और आप 3 डायमेंशन में तभी अच्छे तरीके से समझ पाओगे जब आपके सामने उसका पिक्चर क्लियर हो। तो ये आपका 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल होता है। जिस 3 डायमेंशनल सॉलिड एंगल में जो ओमेगा है, मतलब जो आपका सॉलिड एंगल का कंपोनेंट है, वो फॉर्मुलाइज्ड कैसे हुआ है वो आप देख रहे हो। गेट इट? जिस तरीके से प्लेन एंगल फॉर्मुलाइज था उसी तरीके से सॉलिड एंगल भी फॉर्मुलाइज्ड है, लेकिन वो किस में है? वो है आपका 3 डायमेंशन में। जी 3 डायमेंशन। तो उसका यूनिट आप क्या देखोगे? स्टेरेडियन। गेट इट? तो ये थी जानकारी आपका वो थर्ड वाले सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का। चलो इस सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी को यहां पे खत्म करते हैं, और अब हम लोग डायमेंशन को जानने के लिए एबल हो गए हैं। तो देखो इसके बेसिस पे डायमेंशन की बातें सुनो। पहले ध्यान दो, यूनिट एक तरीके का स्टैंडर्ड टर्म था किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बताने के लिए। ओके, अब यूनिट जो है एक सिस्टम में कुछ और वैल्यू देता है और दूसरे सिस्टम में कुछ और वैल्यू देता है। अब वो कितना वैल्यू देता है इस चीज को जानने के लिए, जैसे कि सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर में और 1 मीटर में दोनों में फर्क है, कितना मैग्नीट्यूड का फर्क है, ये कैसे पता चलेगा? इसी चीज को दूर करने के लिए हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट क्रिएट किया डायमेंशन का। जी ये एक एप्लीकेशन है डायमेंशन का, ये एक यूज है डायमेंशन का, जिसमें हम लोग एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट में चेंज करेंगे। अभी आप पढ़ोगे कि 3 जो होते हैं यूजेस डायमेंशन से बहुत अच्छे तरीके से, और हमें बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट को बताते हैं। जैसे कि यहां पे अब आप बनोगे साइंटिस्ट, आप क्रिएट करना सीख जाओगे फॉर्मूला, आप बनाना जान जाओगे कि साइंटिस्टों ने फॉर्मूला को कैसे बनाया था और किसके सहायता से? डायमेंशन के सहायता से। चलो तो डायमेंशन को पहले अब जान लेते हैं कि अब डायमेंशन क्या हम लोग बताता है, क्योंकि डायमेंशन क्यों आया ये मैंने आपको बताया। अब डायमेंशन है क्या, पहले अब ये सुनो। एनसीईआरटी क्या करता है डायमेंशन के बारे में कि द एक्सपोनेंशियल और पावर ऑफ एनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी is known as डायमेंशन। मतलब किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी का जो एक्सपोनेंशियल पावर होगा वो आपका होगा डायमेंशन। इससे बात नहीं समझ में आई? हमें पता है नहीं समझ में। देखो क्या बताना चाह रहा है और क्या समझाना चाह रहा है। देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम जनरलाइज्ड करना चाहें, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटी को आप बताना चाहो कि उसका नेचर क्या है। अब फिजिकल क्वांटिटी है आपके पास 2, फंडामेंटल भी और डिराइव्ड भी। फंडामेंटल का नेचर तो आपको पता ही है कि वो मास है, वो लेंथ है, वो टाइम है, वो एम्पियर है, वो करंट है, वो क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर है, वो लुमिनस इंटेंसिटी है। ये सब आप जानते हो, फंडामेंटल के बारे में उसका नेचर जानते हो। लेकिन क्या आप डिराइव क्वांटिटी का नेचर जानते हो? मतलब फोर्स का नेचर क्या होगा? इट सेंस सर नेचर का मतलब बताइए पहले। नेचर का मतलब ये है बच्चों कि फोर्स जो है वो अपने अंदर जो फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके चल रहा है, उस फंडामेंटल क्वांटिटी का कंपोनेंट में अगर हम ब्रेक करें तो उसका एक्सपोनेंशियल पावर कितना है, उसी एक्सपोनेंशियल पावर को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। आसान है? नहीं आसान है? नहीं समझ में आया? देखो मैं बता रहा हूं। डायमेंशन को एक्चुअल में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट से।
हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? ब्रैकेट से। जैसे कि सपोज कर लो इस ब्रैकेट के अंदर कोई x मतलब कोई अननोन फिजिकल क्वांटिटी है, अभी हमको वो पता नहीं है। अब x कंपोनेंट के ऊपर ये जो मैंने सफिक्स लगाया, पावर उसका जो लगाया a, यही a है आपका डायमेंशन। यही a आपका क्या है? डायमेंशन। मतलब द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी वो कौन सी होगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज द डायमेंशन, एंड दैट एक्सपोनेंशियल पावर रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ दैट फंडामेंटल। एक्चुअल में डायमेंशन आपको क्या रिप्रेजेंट करता है? नेचर ही रिप्रेजेंट करता है कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी का नेचर क्या होगा। क्लियर हुआ? एग्जाम्पल से क्लियर होगा और अच्छे तरीके से। देखो मैंने तो आपको यह बताया कि डायमेंशन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके आगे सुनो थोड़ा सा बातें। जैसे कि कोई फिजिकल क्वांटिटी मैं आपके सामने ले लेता हूं, ये हमने लिया वेलोसिटी को। वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट अगर हम बोले तो मीटर होगा, और इसका यूनिट क्या होगा? टाइम हो, सॉरी सेकंड होगा। तो इसका पूरा यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स। ये इसका यूनिट हो जाएगा। ये आप भी जानते हो, क्लास बचपन से, क्लास 9 से सीखते आए। अब इसमें नई क्या बात है ये सीखो। नई बात बच्चों ये है कि हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, जैसे कि मास, लेंथ, टाइम और भी जो बाकी है वो आप जानते हो कौन कौन सी है, उसका एक अलग रिप्रेजेंटेशन यूनिट के अलावा है, जो कि यूनिट की जैसा ही है। मतलब यूनिट और डायमेंशन दोनों एक सिक्के के पहलू आप समझ सकते हो। इट सेंस यूनिट्स अगर आप जानते हो तो उसका डायमेंशन जान सकते हो, और अगर डायमेंशन जानते हो तो आप उसका यूनिट बता सकते हो। जस्ट एग्जांपल ऑफ दैट, मास को हम लोग डायमेंशन के वे में कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को हम लोग कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम लोग कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, करंट को हम लोग, मतलब कि यहां पे अगर हम करंट लिख दें तो करंट को हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हम लोग कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। K मतलब आप समझ सकते हो कि इसकी यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से केल्विन, और जो A है वो भी करंट की यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से एम्पियर। क्लियर हो रहा है कुछ कॉन्सेप्ट डायमेंशंस के बारे में? तो ये डायमेंशंस के बेसिक जनरल कंपोनेंट के टर्म में हमने आपको बताया कि डायमेंशंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स के तौर पे हम आपको डायमेंशन के लिए बताना चाहते हैं, वो क्या है पहले जानो। अगर कोई क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी के साथ में एक दूसरे के एक साथ में रिलेशन में है, जैसे कि मान लो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन है, ये एक क्वांटिटी, यहां पे फंडामेंटल क्वांटिटी आपका मास है, दूसरा क्वांटिटी आपका एक्सेलेरेशन, ये दोनों एक मल्टीपल के रिलेशन में। एक इसको जानो, एक है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एक यहां पे भी देखो, यहां पे भी आपका तीन क्वांटिटी है, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और टाइम। ये तीनों क्वांटिटी एक ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। यहां पे भी दो क्वांटिटी एक ऑपरेशन जुड़े हुए हैं, मल्टीप्लाई से। ध्यान देना, मैं दोनों एग्जांपल से क्या बताना चाह रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? मास का डायमेंशन कैपिटल M, और एक्सेलेरेशन का डायमेंशन अगर आपको नहीं पता, अगर आपको डायमेंशन एक्सेलेरेशन का नहीं पता तो क्या उसको निकालोगे? कैसे निकालोगे? एक्सेलेरेशन को आप ब्रेक करोगे फंडामेंटल क्वांटिटी में। मतलब पहला आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला, वो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कैसे निकला, क्या निकला कि फॉर डिटरमाइनिंग द डायमेंशन वी ब्रेक फिजिकल क्वांटिटी इनटू, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझ पाओगे तब। डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी इनटू व्हाट?
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इट सेंस मतलब कि जो भी आपको डिराइव क्वांटिटी दी जाएंगी उसको आप पहला क्या किस में बदलोगे, फंडामेंटल क्वांटिटी में बताओगे, तब उसमें आप पाओगे उसका डायमेंशन। क्लियर हुआ? ये पहला फंडा है आपका डायमेंशन को निकालने के लिए। दूसरा फंडा देखो, मैं थोड़ा सा इसको यहीं पे आई थिंक आपको दिखेगा। दूसरा फंडा देखो डायमेंशंस को निकालने के लिए, जैसे कि ये आपका है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां पे अगर मैं आपसे बोलूं कि v की डायमेंशन क्या होगी, at की डायमेंशन क्या होगी, t की डायमेंशन क्या होगी, तो आपको सबकी डायमेंशन निकालने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसकी डायमेंशन जानते हो तो इसकी पूरे की जो डायमेंशन होगी वो इसके बराबर ही होगी। यह है आपका एक प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या जानते हैं आप? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको और अच्छी तरीके से हम आपको और आगे बताएंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट के रूप में देख लीजिए कि अगर कोई डायमेंशन है, जैसे कि कोई मैं क्वांटिटी अलग अलग ले लेता हूँ, ये x कोई क्वांटिटी है, y और z के वे में इसको मैंने सिंबलाइज किया है, तब जो डायमेंशन होगा x का वही डायमेंशन होगा y का भी, और वही डायमेंशन होगा z का भी। क्लियर हुआ बात? मतलब कि तीनों का डायमेंशन आपका क्या होगा, सेम होगा। यही आपका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डायमेंशन का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इफ टू फिजिकल क्वांटिटी आर इन सम और सब्ट्रैक्ट, दोनों, मतलब कि वो सम में हो चाहे सब्ट्रैक्ट में हो। इफ टू फिजिकल क्वांटिटी आर इन सम और सब्ट्रैक्ट, देन they have equal dimension। उनका क्या होगा, डायमेंशन की वैल्यू सेम होगी। क्लियर हुआ? उनका डायमेंशन का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ये डायमेंशन के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसको आई थिंक आप नोट कर लिए होगे। इसको मैं आपके सामने इरेज करना चाह रहा हूं। इरेज करने के बाद मैं आपका जो टर्म लिया था, जो फॉर्मूला लिया था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। फॉर्मूला पहला लिया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन का। मास तो फंडामेंटल है आपका, लेकिन एक्सेलेरेशन फंडामेंटल नहीं है। एक्सेलेरेशन को फिर से ब्रेक करेंगे किसमें, लेंथ और टाइम, मतलब फंडामेंटल में। और फंडामेंटल में ब्रेक करने के लिए उसका फॉर्मूला हमको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है आपका क्या है, आपको पता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, लेंथ कंपोनेंट, टाइम इज व्हाट, यहाँ पे टाइम को टी स्क्वायर से हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। चलो, ये आपका हो गया फंडामेंटल, और टाइम भी आपका हो गया फंडामेंटल। मतलब ये कि सर एक्सेलेरेशन का अगर आप डायमेंशन पूछेंगे तो उसका डायमेंशन हो जाएगा L, और टी की मतलब टाइम है, टाइम का डायमेंशन हम टी से लिखते हैं। यहाँ 2 नीचे है, ये ऊपर जाएगा। जैसे कि आप जानते हो कि अगर नीचे का पावर का कंपोनेंट अगर ऊपर जाता है तो उसका पावर माइनस का प्लस और प्लस का माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे ये है आपका प्लस में, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पे हो जाएगा आपका -2। तो ये हो गया डायमेंशन आपका एक्सेलेरेशन का। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशन टोटल आपका हो गया mlt -2। ये हो गया आपका फोर्स का डायमेंशन। अब अगर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी की डायमेंशन की बात अगर हम करें, इसमें अगर मैं आपसे पूछ लूं कि वेलोसिटी का डायमेंशन या टाइम का डायमेंशन या कुछ भी आप डायमेंशन निकालो कि वो डायमेंशन क्या होगा। मान लो आपको वेलोसिटी का डायमेंशन नहीं पता, तो अगर एक्सेलेरेशन और टाइम का डायमेंशन पता है, याद है, तो उसके साथ से इसको भी निकाल सकते हो। सिंस एक्सेलेरेशन का डायमेंशन अभी आपने निकाला क्या, LT -2, और टाइम का डायमेंशन टाइम है भाई, टाइम का डायमेंशन तो t ही रहेगा। अब इन दोनों को कंपोनेंट में अगर करोगे, AT लगाओगे, तो आप क्या पाओगे, LT -1, और यही आपका हो जाएगा इसका डायमेंशन, और यही आपका हो जाएगा इसका डायमेंशन। ये है आपका दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने बताया था, उसका एक एग्जाम्पल। अब एक चीज और देखो, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने ला रहा हूं, थोड़ा सा अब टफ। ये तो बेसिक हो गया, ये तो बहुत आसान हो गया, उन बच्चों के लिए हो गया जो बच्चे क्लास 11th में अभी नए आए हैं। अब थोड़ा सा हार्ड टर्म्स को ले आते हैं। तो देखो, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं
और अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाने पे क्वेश्चन क्या आ रहा है वो देखो। क्वेश्चन में आपको निकालना है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ निकालना है किसका, ध्यान देना, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट का। ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट क्या होता है मैं आपको बता दे रहा हूं। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसको हम लोग बोलते हैं परमिबिलिटी, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको आप अभी अच्छे तरीके से जानोगे नहीं और जानते भी नहीं होगे, क्योंकि ये आपको मिलेगा क्लास 12th में। फिलहाल यहां पे आपको इसका निकालना है डायमेंशन। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि सर इसका तो हमको पता फॉर्मूला ही नहीं है। कोई बात नहीं, जिनको पता है वो वीडियो को पॉज करें और अपना सॉल्यूशन करें, जिनको नहीं पता है वो यहां पे देखें। उनके लिए फॉर्मूला मैं यहां लिख दे रहा हूं। ये फॉर्मूला एक शॉर्ट फॉर्मूला C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, ये होता है। इसमें जो ये C है वो क्या है, वो है आपका स्पीड ऑफ लाइट। अब अगर आप निकालोगे डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट का, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1 अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि ये रूट हटाओगे तो इस स्क्वायर यहाँ पे आएगा, इसको मैंने यहाँ भेज दिया। आई थिंक अब इसका डायमेंशन तुम्हें आराम से निकल जाएगा, क्योंकि बेटा ये कि डायमेंशन ऑफ सी मतलब लाइट स्पीड की जो डायमेंशन होती है वो होती है LT-1 और इसका का स्क्वायर इट सेंस L² T-2। अब इसको पलट दो, क्योंकि नीचे है, इसको ले जाओ ऊपर, तो हो जाएगा आपका L-2 T माइनस नहीं +2, क्योंकि नीचे से जब वो ऊपर जाएगा तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो। यहाँ पे देखिए जान रहे हो कि ये 2 है, ऊपर जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया डायमेंशन किसका, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट का, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाई म्यू नॉट। जो बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, जो इसको जानते हैं, उनके लिए इसी क्वेश्चन को फिर से मैं दे रहा हूं, लेकिन उनको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट, एप्सिलॉन नॉट को नहीं यूज करना है, उसको दूसरे फॉर्मूला से सॉल्व करके इसके जैसा आंसर लाना है। चलो लग जाओ अपने कान पे, वीडियो को पुश कर लो, पॉज कर लो, या जो आप चाहो बाद में जैसे भी चाहो, लेकिन इस फॉर्मूला को यूज न किए बिना इसका डायमेंशन निकालो। ये उन स्टूडेंटों के लिए जो पढ़ चुके हैं, मतलब जो फाउंडेशन बैच में एक बार अपने आप को क्लास 11th के बैच में पढ़ा लिए हैं, मतलब अपने आप को पढ़ चुके हैं क्लास 11th के बेसिस पे, वो क्लास 12 के बेसिस पे इसको सॉल्व करो। ये हो गया आपका न्यूमेरिकल 2। अब आता है आपके सामने न्यूमेरिकल 1, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। आ गया आपके सामने न्यूमेरिकल 3। न्यूमेरिकल 3 क्या है उसको ध्यान समझना, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। यहां पे है F इज इक्वल टू न्यू A। देखो मैं आपको बताऊंगा, डरो मत फॉर्मूला से कि फॉर्मूला में क्या लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं, इस चीज से आप मत डरो कि मैं फॉर्मूला में क्या लिखने वाला हूं, हमको ये नहीं पता है, हम इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल नहीं। फॉर्मूला में ये A है, क्या A क्या है मैं बता रहा हूं, V2 माइनस V1 अपॉन में X2 माइनस X1। जहां पे आपको निकालना है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ ईटा, इसका डायमेंशन निकालना है। ये है आपका फोर्स, यहां पे मैं इसका इंफॉर्मेशन लिख दे रहा हूं। F इज इक्वल टू फोर्स, A इज इक्वल टू एरिया, V2 माइनस V1 इज द चेंज इन वेलोसिटी, आपको पता है कि उसका डायमेंशन क्या होगा। X2 माइनस X1 चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल x है, ये भी कंपोनेंट किसका, लेंथ का ही कंपोनेंट है, और ये जब लेंथ का ही कंपोनेंट है तो उसका लेंथ का डायमेंशन क्या होगा ये आप बखूबी जानते हो, ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे इसको सॉल्व कर सकते हैं वो बच्चे इसको सॉल्व करके मतलब अपने कॉपी में वीडियो को रोक लें, जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकाल लें। अब जो नहीं सॉल्व कर सकते हैं वो देखें। इस पोर्शन को यहाँ पे हमने मिटाते हैं, याद रखिएगा ईटा निकालना, ईटा को अलग कर लीजिए। स्टेप नंबर फर्स्ट में ईटा को हम अलग करेंगे, कैसे निकालेंगे,
एफ मल्टीप्लाई बाय x2 माइनस x1 अपॉन में v2 माइनस v1 मल्टीप्लाई बाय एरिया। ये हमने उसको रिफॉर्म कर लिया। अब फोर्स का डायमेंशन बच्चा भी जान गया है, mlt माइनस 2, डिस्टेंस है ये x2, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, मैंने आपको बताया था प्लस माइनस हो चाहे जो हो, इसका जो डिस्टेंस होगा, इसका जो डायमेंशन होगा, इसका भी वही डायमेंशन होगा, मतलब l। क्लियर हुआ? कुछ बात नहीं क्लियर हुआ? अरे देखो तो आगे, v2 माइनस v1 ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन lt माइनस 1, ये है आपका एरिया, एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर। क्लियर हुआ? अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। m का कोई और कंपोनेंट नहीं है, नहीं, उसका पावर केवल डायमेंशन 1 ही होगा। l का ये है कंपोनेंट, ये है कंपोनेंट, ये है कंपोनेंट, सबको एक साथ में ज्वाइन करके लिख रहा हूं। ऊपर का हो गया 2, नीचे का हो गया 3, ऊपर जाके ये हो जाएगा -3, ऊपर 2 में से -3 घटा दोगे तो हो जाएगा -1। बच गया आपका t टाइम, टाइम का ऊपर -2 है, ये है -1, ये ऊपर जाएगा -1 का +1, ऊपर होकर चला जाएगा क्या -2 + 1 मतलब -1। ये आपका डायमेंशन हो गया किसका? ईटा का। ईटा मारने वाला ईटा नहीं, आई थिंक आप कर लिए होगे। तो ये हो गया आपका डायमेंशन ईटा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देते हैं। चलो अब और लेवल बढ़ाते हैं, इसको इरेज करते हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। ये हो गया ये इरेज। अब आया आपके सामने अगला न्यूमेरिकल, लेकिन लेबर थोड़ा सा बढ़ा हुआ। वो क्या लेबर है देखो, वो कह रहा है ये कि इफ, तेज बोल देगा धीमे से, इफ फोर्स टाइम एंड, ध्यान देना न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका पहले वो क्या पूछ रहा है उसको देखो। तो यहां पे पहले मैं न्यूमेरिकल में क्या बोल रहा हूं कि इफ फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलेरेशन, फोर्स का डायमेंशन क्या होगा वो आप जानते हो, और टाइम क्या है ये भी आप जानते हो। फोर्स, टाइम और एक कंपोनेंट और अभी आएगा, वो कंपोनेंट जानते हो क्या है? वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी इज टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि मास, लेंथ और टाइम की जगह पे हम लोग अब मास और लेंथ को, टाइम को फंडामेंटल, अरे यार मानना है सिर्फ, ऐसा है नहीं, ध्यान देना, ऐसा मत सोच लेना कि ये है, ऐसा हम लोग सपोज कर रहे हैं। सपोज कर लो कि फोर्स, टाइम और वेलोसिटी आपका एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गया, इमेजिंग कि हो गया, तब उस कंडीशन में मास का देन व्हाट इज डायमेंशन ऑफ मास। जो बच्चे अपने आप को सोचते हैं कि इंटेलिजेंट है, और आई थिंक वो इंटेलिजेंट हैं भी, तो वो बच्चे इसको जल्दी से सॉल्व करें, वीडियो को रोक ले और कॉपी में जल्दी से आंसर लिख ले, उसके बाद वीडियो चला के आप उसको अपना आंसर मिला लीजिए। जो बच्चे नहीं जानते हैं, नहीं कर पाएंगे, उनके लिए मैं हूं, आ जाओ वीडियो पे। If force, time and velocity is taken as the fundamental physical quantity, then what is the dimension of mass? मतलब फोर्स हमारा हो गया फंडामेंटल, टाइम हो गया फंडामेंटल, लेकिन मास हमारा फंडामेंटल इस बार नहीं है। मास को ही हमको निकालना है कि क्या होगा। देखो फोर्स का पहले रख लो फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास इंटू एक्सेलेरेशन में एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। गेट इट? अब ये है हमारा फंडामेंटल। फंडामेंटल जब है तो इसको हम लोग एफ कैपिटल से डिनोट कर देते हैं। गेट इट? मास का हमको डायमेंशन नहीं पता। वेलोसिटी हो गया हमारा फंडामेंटल, इसको कैपिटल वी से डिनोट कर देते हैं। टाइम हो गया हमारा फंडामेंटल, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। अब जो मास का डायमेंशन हो जाएगा, मतलब डायमेंशन ऑफ मास, वो क्या हो जाएगा? F मल्टीप्लाई बाय टी, और ये V नीचे आ जाएगा अपॉन में V।
इट सेंस जो मास का अब डायमेंशन हो गया, इसको यहां देख लो, इट सेंस मास का अब डायमेंशन हो गया एफ टी वी माइनस 1। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपका आंसर आ चुका है, जो बच्चे कर रहे होंगे प्रैक्टिस, तो वो अपना आंसर मिला ले, आंसर आपका यही आएगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं आएगा। अब जो बच्चे इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं उनके लिए भी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो अपने से सॉल्व करेंगे। वो प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है, देखो, वो प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है कि फोर्स टाइम, टाइम की जगह पे अब हम बोल दे रहे हैं डेंसिटी। फोर्स, डेंसिटी और वेलोसिटी इज टेकन एज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब अगर ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होगा, देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, ये करो। इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन का लेवल हल्का सा बढ़ा के मैंने आपको दे दिया प्रैक्टिस करने के लिए। इसको घर पे आराम से सॉल्व करो। चलो इसको लिख लो, क्योंकि मैं इसको कर दूंगा इरेज, क्योंकि अगला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं जो बहुत ही टफ, नहीं आसान ही होता है। मैं जो न्यूमेरिकल देता हूं वो आसान ही होता है। अरे सर क्या आप मजाक कर रहे हो, देते देते तो धीमे धीमे आप हार्ड कर देते हो और कह रहे हो कि आसान है। जी हाँ, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आपका कर रहा है वेट, क्योंकि ये देगा आपको एक नया कॉन्सेप्ट। क्या बात है, शायर हो गया क्या मैं। देखो dy अपॉन dt ये है वेलोसिटी। कैसे है, मैं अभी आपको मोशन इन वन डायमेंशन टू डायमेंशन समझाऊंगा। dy अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, ध्यान देना। वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, या मान लो यहां पे थोड़ा सा मैं कंपोनेंट चेंज कर दे रहा हूं आपको, सी टी माइनस डी एक्स। ये है वो फॉर्मूला। ओके, ये है आपको वो फॉर्मूला। आपको निकालना क्या, ध्यान देना, आपको निकालना क्या, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए अपॉन सी डी। चल बेटा जल्दी से कर दो। ए अपॉन सी डी का डायमेंशन निकालो। चलो जो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट बन रहे थे, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया हूं, अब करो। चल थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दीजिए, कौन क्या कहाँ है। अरे बाबू, ये जो ओमेगा मैं आपको यहां लिख रहा हूं वो क्या है एक्चुअल में, वो है आपका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, वो क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी। ए क्या है आपका नहीं पता, सी क्या है आपका नहीं पता, डी क्या है आपका वो भी नहीं पता। आपको निकालना क्या है, ए अपॉन सी डी। चलो जल्दी से निकालो। चलो अच्छा, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और मजेदार बनाते हैं। मजेदार बनाने का मतलब ये कि ये क्वेश्चन को मैं सबके लिए छोड़ देता हूं। इट सेंस इस क्वेश्चन को सब लोग करेंगे, जो बच्चे पढ़ लिए हैं, जो इंटेलिजेंट है वो भी, और जो इंटेलिजेंट नहीं है वो भी। और इसी क्वेश्चन पे आज हम ये अपना वीडियो लेक्चर खत्म करते हैं। जो बच्चे इसको लगा लेंगे ठीक है, नहीं लगा पाएंगे मैं अगले लेक्चर में इसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता दूंगा। अगर आप कमेंट नीचे कर दोगे कि हाँ सर चाहिए मुझे, तो मैं बता दूंगा। नहीं तो आगे के लेक्चर में हम लोग फिर पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस का यूजेस, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डायमेंशंस पढ़ा तो डायमेंशन का उससे भी इंपॉर्टेंट है आपका डायमेंशन का यूजेस। तो अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।